नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th एंड 11th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, also don't forget to press the bell icon, also share this video with your friends as well। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो टेलीग्राम का चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ की लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। What is the estimated GDP growth rate of India for the financial year 23 as per RBI in its first MPC meeting for 2022-2023? अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ कंसेप्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बात की गई दोस्तों एमपीसी की। एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या बनाता है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जो कि 3 होते हैं आपके आरबीआई के और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी ये आपका सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1935, राइट, आरबीआई एक्ट 1934, आई एम सॉरी, आरबीआई एक्ट 1934 में यहाँ पर आप लोग का दोस्तों क्या है, यहाँ पे निर्धारित की गई है। ठीक है, अब इसका मेन जो एम होता है, एमपीसी का मेन एम जो होता है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम यहाँ पर है कि वो क्या कंट्रोल करे, वो कंट्रोल करे हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, जो इन्फ्लेशन महंगाई की बात है, महंगाई भत्ता जो है दोस्तों उसको कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा इसका ट्रक्स बता दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आरबीआई के द्वारा एमपीसी कमेटी के द्वारा जो 2022-23 का, ठीक है, 22-23 का जो पहला मीटिंग हुआ है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी एस्टिमेट की गई है। अब एक बात यहाँ पर और बता दो दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पूरे साल में 6 बार अपना डिस्कशन करती है। ठीक है, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट होती है अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, ऐसे कर कर पूरे साल में 6 बार क्या होती है दोस्तों कंडक्ट की जाती है। राइट, अगर 6 बार किसी वजह से नहीं हो पाई, जैसे मान लो पैंडेमिक ही आ गया, तो फिर एटलीस्ट 4 बार तो होनी ही चाहिए पूरे साल में। राइट, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.2%। पूरी बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 2022-2023 बिटवीन अप्रैल 6 एंड 8। वहां पर जितने भी आपके टर्म्स लिए जाते हैं, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब दोस्तों अगर आप लोगों को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मीटिंग में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एमएसएफ, बीआर, सीआरआर और आपका एसएलआर की रेट्स भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। और दोस्तों ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। MPC decided to continue the accommodative stance and RBI projected the real GDP growth rate to 7.2% for the financial year 2022 and 2023। नेक्स्ट जो आप लोगों की मीटिंग होगी, मैंने आप लोगों को बताया ना, अप्रैल मई के बाद कब होगी, जून जुलाई में, तो जून 6 से 8 के बीच में नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹93 लाख ऑन विच ऑफ दीज बैंक? Yes Bank, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank। Here the correct option will be Axis Bank। दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ एक और बैंक है जिसके ऊपर 93 लाख रुपीस का क्या लगा है, पेनल्टी लगाया है आरबीआई ने। तो एक्सिस बैंक के साथ वो बैंक है आपका आईडीबीआई बैंक। राइट, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आरबीआई क्यों पेनल्टी लगाता है? बेसिकली कॉमर्शियल बैंक इंडिया में एक रूल बुक फॉलो करते हैं, उस रूल बुक का नाम है दोस्तों आपका बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ये पूरी रूल बुक के हिसाब से सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं हमारे देश में वो काम करते हैं। राइट, कोई ये भी बोलता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स निकालती है उसके हिसाब से कॉमर्शियल बैंक काम करता है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, इस रूल बुक के हिसाब से सारे कमर्शियल बैंक काम करते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ क्या करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सॉरी एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, राइट। तो मॉनिटरिंग अथॉरिटी मतलब वो मॉनिटर करता है कि ये लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई रूल को वायलेशन तो नहीं हो रहा, राइट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पे काम नहीं करता है, वो इस रूल बुक के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has imposed a penalty of ₹93 lakh each on Axis Bank and Idea Bank for non-compliance of certain directions issued by RBI. A monetary policy of ₹93 lakh has been imposed on Axis Bank for violating certain provisions on loans and advances. Know your customer guidelines levy पैनल चार्जेस और नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट, राइट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये बात की गई है कि केवाईसी गाइडलाइंस का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, राइट। क्या कि यहाँ पर जितने भी पेनल्टी चार्जेस है या फिर जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते उनकी पेनल्टी जो बैंक लगाती है उनके रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा घपला देखने को मिला है। साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर उससे भी 93 लाख रुपए का क्या मिला है दोस्तों, पेनल्टी मिली है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग द कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, violating norms on strengthening the control payment ecosystem between sponsor bank and the corporate customers like UCBs और SCBs and the cyber security framework। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, उन्होंने वायलेट किया है नॉर्म्स को। बेसिकली जो पेमेंट इकोसिस्टम होता है, किस तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिस जिस सेक्टर में, उसको लेकर यहाँ पर घपला हुआ है। तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर भी 93 लाख रुपीज का यहाँ पर पेनल्टी दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन फॉर द वर्किंग ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी। तो यहाँ पर दोस्तों सेबी का, ठीक है, यहाँ पर जो वर्किंग ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स है उसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुआ है सेबी के द्वारा। सेबी कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के पास है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बालासुब्रमण्यम, राइट। तो पूरी बात करेंगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज टू सेपरेट सेटअप्स that is examine the roles of eligibility criteria and function of sponsors and trustees to asset management companies, ठीक है। AMCs होती है दोस्तों असेट मैनेजमेंट कंपनीज और एक होती है ARCs असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो दोनों में फर्क है ना। स्पॉन्सर इज लाइक अ प्रमोटर हु ब्रिंग द कैपिटल फॉर सेटिंग अप एन AMC, राइट। प्रमोटर जो होता है, स्पॉन्सर इज लाइक अ प्रमोटर, मतलब स्पॉन्सर जैसे मैं एग्जांपल दूं वीवो IPL, ठीक है। तो वीवो IPL क्या, वीवो क्या करे उसको स्पॉन्सर कर IPL को, राइट। तो प्रमोटर है उस IPL का, एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई AMC बना रहे हैं, AMC कंपनी सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जो उसको वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है वो उसका प्रमोटर हो जाता है, राइट। ट्रस्टी प्ले अ सुपरवाइजरी रोल इन टास्क विद प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड interest. The working group on sponsors will be chaired by Balasubramaniam, MD CEO Aditya Birla, Sun Life AMC, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। वर्किंग ग्रुप में यहाँ पर चेयर करेंगे मनोज वैश, दैट इज इंडिपेंडेंट ट्रस्टी ऑफ मिरे MF, राइट। तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात है, आप इनका नाम याद रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। द रेंज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 350 किलोमीटर। पूरी बात करेंगे। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट दोस्तों। बेसिकली अप्रैल 8 को ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है IIT चंदीपुर ऑफ कोस्ट ओडिशा से, और यहाँ पर ये टेस्ट एक मिशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पूरी बात करते हैं, इसका जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है ना, और एक्सट्रीमली हाईली रिजिड प्रोजेक्ट है ये। सुपरसोनिक स्पीड्स इसकी यहाँ पर जो स्पीड है वो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ SFDR जो है वो डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, कहाँ पर, हैदराबाद, इन द कोलैबोरेशन विद द लेबोरेटरीज लाइक इमारत हैदराबाद, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च इन पुणे। तो किस किस ने हेल्प किया, बेसिकली रिसर्च सेंटर्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मेन तो अथॉरिटी हैदराबाद की रहेगी दोस्तों, बाकी जो आपका रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में और पुणे में उन्होंने यहाँ पर लेबोरेटरीज ने हेल्प की, कोलैबोरेशन किया है, मतलब बेसिकली तीनों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये कि इनका नाम क्या है। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है FCR, और इसको सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया है। इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बैक एंड में आप लोग ध्यान रखिएगा। फिफ्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड AIM अटल इनोवेशन मिशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ फॉर मार्च 2023। तो यूनियन कैबिनेट, ठीक है, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ AIM अटल इनोवेशन मिशन फॉर फर्दर पीरियड ऑफ मार्च 2023।
टोटल बजट इसमें जो एलोकेट किया गया है 2000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, जानने वाला पॉइंट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू क्रिएट प्रमोट एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री थ्रू इनोवेशंस एट स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमएसएमई एंड इंडस्ट्री लेवल। बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए पूरी कंट्री में जो एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इस तरीके की जो इनोवेशन होती है वो स्टार्ट होती है स्कूल से, यूनिवर्सिटी से। तो यही है एयरटेल इनोवेशन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव, और इस मिशन को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया 2000 करोड़ रुपए का एलोकेट कर फॉर द मार्च 2023। द मिशन वॉज सेटअप अंडर नीति आयोग इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेरेशन इन 2015 बजट स्पीच, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी टू सपोर्ट द वुमेन एसएचजीज, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, artisans and craftsmen to by giving space at airport to sell their produce, right। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक बार मैं बता दूं आप लोग को, आज से तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो, तो यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, चलो बता ही देते हैं, अवसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, छोटे मोटे आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स होते हैं, उनके लिए अब AI ने बेसिकली अथॉरिटी जो होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने एक अलग से सेक्शन बनाया अपने एयरपोर्ट में, जहां पर वो अपने जितने भी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल कर पाएंगे, राइट। एक फोटो में यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो ये एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के साइड कॉर्नर्स में इनकी यहाँ पर क्या लगेगी दोस्तों, स्टॉल्स लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे कंज्यूमर्स को और अपने प्रोडक्ट्स को भी एक रेंज दे सकेंगे, राइट। तो AII हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव अवसर टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन एंड एयरक्राफ्ट सॉरी artisans and craftsmen, है ना, to provide a right opportunity. Now अवसर stand for very important airport as venue for skilled artisans of the region, right। तो ये आप जरूर याद करना। Under अवसर initiative, AII will allocate self-help groups at its airport for showing or selling the self-made products of their region, right। The space will be allotted by the SSG's turn on the turn business for a duration of 15 डेज, मतलब टर्न बाय टर्न होगा, ठीक है, टर्न बाय टर्न 15 दिन का ही टेन्योर रहेगा। जैसे मान लीजिए 50 वर्कर्स है, वो आर्टिसंस है, और सिर्फ 10 स्टॉल ही लगेगी, तो 5-5 करके 15 दिन तक सब लगाएंगे, ऐसे करके इनकी रोटेशन चलती रहेगी। नेक्स्ट चलता है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज constituted an animation, visual effects, gaming and comics promotion task force to promote AVGC sector in the country. Who is the head of the committee, right। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर हेड कर रही है, बात ये है, तो ये हो जाएगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो विजुअल इफेक्ट्स होता है, एनिमेशन होता है, गेमिंग कॉमिक्स होती है, उसको एक बढ़ावा दिया जाएगा हमारे कंट्री में, तो वो उसका जिम्मेदारी लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली ये मिनिस्ट्री है जो पूरी यहाँ पर क्या करेगी दोस्तों, इसकी जिम्मा उठाएगी कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसका यहाँ पर ये इसकी क्या करेंगे दोस्तों, इसको बढ़ावा देंगे, ठीक है, इंडिया में। तो it has been constituted to promote the AVGC sector in the country. AVCG's promotion task force will be headed by the Secretary Ministry and Information Broadcasting, right। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी गीतांजलि श्री। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अ नोवेल टॉम ऑफ सैंड authored by Gitanjali Shri has become the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for the prestigious literacy prize। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय डेसी रॉकवेल एंड दिस विल बी compete with 5 other novels around the world, right। तो ये भी ध्यान रखना। ये जो लिटरेसी प्राइज है वो कम किया है, कैश अवार्ड फॉर द 50,000 पाउंड्स विद स्प्लिट इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको एक कैश अवार्ड भी यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, नेम द फोटोग्राफर हु हैज वॉन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। आपको फोटोग्राफर का नाम बताया जिसने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो का खिताब 2022 का, उसका नाम आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अम्बेर ब्रैकेट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। फोटो जिसके लिए उन्हें मिला है, तो ये फोटो आप देख पा रहे हो, है ना,
पूरी बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी, कनाडियन फोटोग्राफर अंबेर पैकन टाइटल कैंप्लूस रेसिडेंशियल स्कूल हैज won the 2022 World Press Photo of the Year award, right? The photo shows two children clothing hung their crosses commemorating more than 200 children who died maltreatment, neglect, disease of Kamloops and Indian residential school in British Columbia, right? तो दिस शोज कि किस तरीके से बच्चों ने अपने कपड़े यहाँ पर हैंग किए दोस्तों। द अवार्ड रिवॉर्ड्स फोटोग्राफर्स बेस्ट सिंगल एक्सपोजर पिक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग द पास्ट ईयर ऑफ विजुअल जर्नलिज्म, राइट? तो इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और साथ ही साथ टाइटल थोड़ा एक बार बैकएंड में आप लोग याद रखिएगा। Last question of this session, CRPF observed its Velo Day on dash. Correct will be on 9th of April. तो यहाँ पर दोस्तों 57th Velo Day मनाया गया है, और फॉर्चुनेटली कोई थीम नहीं है ना। इट वॉज ऑन दिस डे a small contingent CRPF created history by defeating the invading Pakistan army several times larger and Sadar post located in the run of Kutch, Gujarat. CRPF men eliminated 34 Pakistani soldiers, captured the 4 alive. In the conflict, CRPF lost 6 personnel who had attained martyrdom, right? शहीदी, तो यहाँ पर CRPF के 6 जवानों को शहीद हुए दोस्तों, और इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को हराया। इस दिन शौर्य दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है, राइट? तो ये आप लोग का पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन अच्छा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बने रहिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।